Hello everyone. मनीष जी, हेलो सर। हो गया फॉर्म जमा? यस सर। कोमल जी, चलिए फिर स्टार्ट करें क्लास। हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसकी थ्योरेटिकल हो गया था पूरा। अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं आपको स्लाइड वो शेयर करता हूँ। विजिबल है सबको स्लाइड? हाँ जी सर, विजिबल है। देखिए सेकंड एग्जांपल है, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले। इसमें देखिए मिस्टर कुमार है, वो गिफ्ट रिसीव करता है। अब कैसे कैसे करता है देखिए। गिफ्ट रिसीव्ड ₹84,000 फ्रॉम हिज फादर। फादर से 84,000 का गिफ्ट रिसीव करता है। उसके बाद 25 to 100 रुपीज़ का रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड और हिज बर्थडे पार्टी। मतलब बर्थडे पार्टी उसकी बर्थडे है, तो उस पर 25 to 100 का गिफ्ट लेता है फ्रेंड से। फिर थर्ड ऑप्शन है कि 2,52,000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विल ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की उसकी विल है ज़्यादा है, उससे 2,52,000 रिसीव करता है। और लास्ट में करता है 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी पे 30,000 का फ्रेंड से रिसीव करता है। अब देखिए, अब इसका क्या सोल्यूशन है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन था कि गिफ्ट ऑफ ₹84,000 फ्रॉम हिज फादर। फादर से 84,000 रिसीव करता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पशन है, हमने पहले ही पढ़ा था कि रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट रिसीव किया जाएगा वो टैक्स फ्री है पूरा। तो एग्जाम्पशन फॉर टैक्स, फादर इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव डेफिनेशन में फादर कवर है, तो 84,000 से जो भी रिसीव होगा वो पूरा पूरा टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट आता है गिफ्ट ऑफ ₹25,200 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड। फ्रेंड से बर्थडे पार्टी में रिसीव करता है। ठीक है, तो इसमें नो एग्जाम्पशन, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। बर्थडे पार्टी कोई एग्जाम्पशन नहीं है, और फ्रेंड है वो रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता। तो रिलेटिव से जो भी मिलता है वो एग्जाम्पशन होता है, बट फ्रेंड से जो मिलता है वो कोई भी एग्जाम्पशन नहीं होता। तो इसमें पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 25 to 100। उसके बाद देखिए ₹2,52,000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज विल। तो इसमें भी एग्जाम्पशन है। इसमें देखिए फादर इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, hence nothing will be charged to tax on account of 2,52,000 received on account of will of grandfather। तो ग्रैंडफादर फादर सब कवर्ड है रिलेटिव में, तो ये भी कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा इसमें। थर्ड हमारा था, फोर्थ हमारा है 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो जहाँ भी फ्रेंड से रिसीव हुआ है तो उसमें आगे हमको कुछ चेक करना ही नहीं है, डायरेक्ट हमको टैक्सेबल कर देना है। उसके बाद टोटल आ गया 52,500। अब मेन रूल ये था कि 50,000 तक टैक्स फ्री है, और 50,000 के बाद जितना भी मिलेगा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमको 52,500 पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है। 50,000 तक होता तो पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाता। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट देखते हैं। वन सेकेंड। अब एक एग्जांपल है, गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिसीव्ड फ्रॉम हिज मदर। मदर से गिफ्ट मिला है गोल्ड का, और उसकी वैल्यू है 1,84,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शेयर्स वैल्यूइंग ₹40,000। 40,000 के शेयर हमको मिले हैं। कैसे मिले हैं? बाई वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर। ब्रदर से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ डायमंड ज्वेलरी।
अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड से डायमंड ज्वेलरी मिल गई हमको ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज के ओकेजन पे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है गिफ्ट ऑफ डायमंड ज्वेलरी अमाउंटिंग टू 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज फ्रेंड्स मैरिज। कोई फ्रेंड की मैरिज थी, उस पर हमको ज्वेलरी मिली है 30,000 की डायमंड में। अब देखिए इसका आंसर। इसमें देखिए फर्स्ट क्या था, गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिसीव्ड। गोल्ड हमको रिसीव हुआ है मदर से, तो मदर क्या है, हमारा रिलेटिव है, तो रिलेटिव में जो भी रिसीव होगा वो टैक्स फ्री होगा, तो इसमें कोई भी टैक्सेबल नहीं है, तो इसमें नो टैक्स। उसके बाद शेयर वैल्यू रुपीज़ 40,000 रिसीव्ड बाई वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर। तो ब्रदर भी रिलेटिव की कैटेगरी में है, तो इससे भी पूरा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, इसमें भी नो टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है गिफ्ट ऑफ डायमंड ज्वेलरी। हमको डायमंड ज्वेलरी हमको गिफ्ट मिली है 2,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। ठीक है, तो इसमें देखिए गिफ्ट ऑफ डायमंड ज्वेलरी अमाउंटिंग टू 2,50,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेसी मैरिज। मैरिज पे मिला है, विल बी चार्ज टू टैक्स बिकॉज इट एक्सीड्स ₹50,000। ये 50,000 से ज़्यादा है, अगर 50,000 तक मिला होता तो हमारा टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो मैरिज पे मिलता। बट ये 50,000 से ज़्यादा है, तो इसमें पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद गिफ्ट ऑफ डायमंड ज्वेलरी अमाउंटिंग टू ₹30,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड से मिला है, और कब मिला है, फ्रेंड्स की मैरिज में मिला है, तो ये हमारी मैरिज तो है नहीं, फ्रेंड्स की मैरिज है, तो फ्रेंड से मिला है, तो 30,000 पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कौन कौन सा टैक्सेबल हुआ था। 2,50,000 टैक्सेबल था, 30,000 टैक्सेबल था, तो टोटल 2,80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो अदर सोर्सेज में पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल। इसमें एक है ऑप्शन की गोल्ड ज्वेलरी परचेज फॉर ₹84,000। एक गोल्ड ज्वेलरी हमने परचेज किया है 84,000 की। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इज ₹1,84,000। मतलब कि जो भी हमने गोल्ड ज्वेलरी परचेज की है, वो 1,84,000 की जगह 84,000 की परचेज कर ली, मतलब हमने मार्केट वैल्यू से कम परचेज किया है। फिर सेकंड में हमने क्या किया है, बुलियन परचेज फॉर ₹6 lakhs। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बुलियन इज ₹5,50,000। मतलब 5,50,000 की जगह हमने 6 लाख का परचेज कर लिया, मतलब मार्केट वैल्यू से ज़्यादा परचेज किया है। फिर नेक्स्ट आता है एक कार टेलीविज़न परचेज फॉर ₹24,000। 25,000 का हमने परचेज कर लिया है, और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टेलीविज़न इज 1 लाख। 1 लाख का उसकी मार्केट वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन 25/2/19, मतलब 2019 में हमने क्या किया है, कमल ने परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज की है फ्रेंड से, जो 8,40,000 की है, और उसकी मार्केट वैल्यू 18,40,000 की है। या हम बोल सकते हैं उसकी स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने उसकी जो स्टाम्प वैल्यू है वो डिसाइड की है 18,40,000, 18,40,000 का है उसकी स्टाम्प वैल्यू, और उसकी हमने परचेज किया है 8,40,000, मतलब कम पे परचेज किया है। और एक ऑप्शन आता है कि कमल गिफ्टेड हिज पर्सनल बिल्डिंग टू हिज फ्रेंड। कमल ने उसके फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया एक पर्सनल बिल्डिंग, ठीक है, और उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू है 18,40,000, और स्टाम्प वैल्यू है 19 लाख। अब देखिए, अब कमल के हैंड में क्या क्या टैक्सेबल है। इसमें देखिए फर्स्ट है गोल्ड ज्वेलरी परचेज फॉर ₹84,000। गोल्ड ज्वेलरी जो भी परचेज हुए वो 84,000 की परचेज हुई है,
और उसकी मार्केट वैल्यू है 1,84,000। ठीक है, तो हमने देखिए रूल क्या देखा था, हम रूल अभी ओपन करते हैं। अभी रूल ओपन करते हैं। हमने रूल में क्या देखा था लास्ट क्लास में? ये देखिए, हम गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो कैसे कैसे कर रहे हैं। इसमें कोई भी मूवेबल असेट्स परचेज कर रहे हैं और विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर विद कंसिडरेशन कर रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सम पेड, मतलब जो भी हमने पेमेंट किया है उसका। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले केस में क्या होगा। हमने फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे परचेज किया है और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,84,000 थी, उसकी जगह हमने 84,000 में परचेज किया है, तो 1,00,000 रुपीज़ सस्ता परचेज किया है। तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो हमने पेमेंट किया है वो, तो हैंस ₹1,00,000 विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,00,000 रुपीज़ चार्जेबल हो जाएंगे, क्योंकि हमने 84,000 तो पे कर दिया है, बट हमको जो बेनिफिट मिला है वो 1,00,000 का मिला है, क्योंकि 1,84,000 में से 84,000 हमने पेमेंट कर दिया है और हमको क्या बेनिफिट मिला है 1,00,000 का। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एज ए गिफ्ट मिला है, ये मान लिया जाएगा। एक बुलियन परचेज और ₹6,00,000, अब उसकी मार्केट वैल्यू थी 5,50,000, तो 5,50,000 की जगह हमने 6,00,000 में परचेज किया, तो इसमें तो हमारा घाटा ही हुआ है, इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा इस वाले केस में। और नेक्स्ट है, कमल परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड। 1 सेकेंड। कमल ने बिल्डिंग परचेज की है 18,40,000 की जगह 8,40,000 की, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 10,00,000 का बेनिफिट मिल गया है। तो 10,00,000 का अगर बेनिफिट मिला है तो स्टाम्प वैल्यू उसकी कितनी है? स्टाम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है? 18,40,000, और हमने पेमेंट किया है 8,40,000, तो 18,40,000 में से 8,40,000 हम कम कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल में देखा था कि स्टाम्प वैल्यू और माइनस कंसिडरेशन पैड, इस वाले में हमने इमूवेबल वाला पार्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, इमूवेबल वाला पार्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो स्टाम्प वैल्यू हमारी 18,40,000 में से 8,40,000 कम हो जाएगा, तो 10,00,000 आ जाएगा, और वो 50,000 से एक्सीड कर रहा है, तो 10,00,000 रुपीज़ है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में तो उसने किसी को गिफ्ट किया है, कमल ने किसी और को गिफ्ट किया है, तो मतलब बेनिफिट अगले वाले को मिला है, तो इस वाले में हमको टैक्सेबिलिटी किसका देखनी है? कमल की देखनी है, तो इस वाले केस में कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा कमल को। ठीक है, ये सब टैक्सेबल होगा शिवा को, तो हमको टैक्सेबिलिटी देखनी है कमल को, क्योंकि कमल ने किसी और को ट्रांसफर किया है, नहीं कि कमल को मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को डाउट है इसमें? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्रीरंगा ए रेजिडेंट ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर का रेजिडेंट है, हैज़ अर्न द फॉलोइंग इनकम, ये इनकम वो रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है? रेंट फ्रॉम प्लॉट ऑफ ए एग्रीकल्चरल लैंड इन श्रीलंका, श्रीलंका में एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उससे रेंट आ रहा है 60,000। ठीक है, तो हमने रूल में क्या देखा था? रूल देखिए, इसमें देखिए, इसमें कवर हो रहा है क्या, ये देखिए 12 नंबर पॉइंट देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उससे अगर एग्रीकल्चर इनकम आ रही है हमें, तो पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। इस वाले केस में 60,000 जो भी इनकम है वो पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद
एक इंटरप्रेन्योर एडवाइस एंड रिसीव्ड ₹7,50,000। इसने क्या एक इंटरप्रेन्योर एडवाइस दिया है, ठीक है। तो इसका हम ये मान लेंगे इसका कोई प्रोफेशन नहीं था, ये वन टाइम दिया है। अगर प्रोफेशन होता तो बिजनेस प्रोफेशन में ये टैक्सेबल हो जाता, बट उसने वन टाइम दिए, ये मान के चलते हैं। तो इसमें और किसी में हेड में टैक्सेबल नहीं होके इसमें टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एडवाइस फीस इसमें टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है ही ओन क्वेरी इन रामनगर विच ही लेट आउट ऑन रॉयल्टी। एक रॉयल्टी उसने रिसीव किया है, उसकी इनकम है रॉयल्टी की, वो इनकम है ₹60 पर स्टोन, और टोटल स्टोन है 9,000। तो 9,000 ही स्पेंट 900 फॉर कलेक्टिंग रॉयल्टी। तो 900 इंटू 60, तो 54 लैक्स माइनस 90, ये 9,000 है। और 900 उसने ये कोई पेमेंट किया उसने, ही स्पेंड ₹900 फॉर कलेक्टिंग रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए जो भी उसने पेमेंट किया है उसका वो उसको वो मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो जो भी उसकी इनकम होगी 9,000 इंटू 60, इसको 9,000 आप चेक कर सकते हैं, 900 नहीं है 9,000 है। 9,000 इंटू 60, 54 लैक्स माइनस 900, 900 क्या है उसकी वो है डिडक्शन है उसकी, रॉयल्टी रिसीव करने में उसने पेमेंट किया है, मतलब कलेक्टिंग चार्जेस बोल सकते हैं उसको। तो रॉयल्टी इनकम उसकी पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम शिर एम वी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1,600, तो डिविडेंड पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? अब ये देखिए, मिस्टर प्रभु इज ए रेजिडेंट फर्निश द फॉलोइंग ऑफ हिज इनकम। मिस्टर प्रभु की टोटल इनकम है। अब वन बाई वन हम देखते हैं। इसमें देखिए, एक तो उसने सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, और उसने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से सैलरी रिसीव की है, ठीक है। तो गवर्नमेंट और एमपी इसमें कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता, तो सैलरी हेड में तो टैक्सेबल नहीं होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। तो इसको जो 55,000 पर मंथ जो भी इनकम मिलेगी एज ए सैलरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 6,60,000 टैक्सेबल यहाँ पर हो जाएगा, सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। उसके बाद डेली अलाउंस फॉर अटेंडिंग सेशंस, वो सेशंस अटेंड करता था एमपी, तो इस वाले केस में ये पूरा पूरा एग्जाम्प्ट है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी विद एसबीआई ग्रोस। एक एफडी है उसकी एसबीआई के उस पर अकाउंट में 77,000, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर, बेंगलोर में उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी होने से 20,000 उसकी पर मंथ हाउस प्रॉपर्टी है। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है, जो भी रेंट मिलता है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ पर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कोई भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि टू बी टैक्स्ड अंडर इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। उसके बाद डिविडेंड इनकम, मारुति सुजुकी उसको डिविडेंड मिला है 60,000, ठीक है। डिविडेंड मिला उसको 6,000, सॉरी। तो डिविडेंड जो भी उसको रिसीव हुआ है 6,000, पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को वो रेंट पे दे रहा है 24,000, ठीक है। 24,000 पर मंथ दे रहा है, तो 24,000 पर मंथ उसका यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि उसका ये बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन ही उसका लेट आउट करने का होता तो वो उसमें टैक्सेबल होता। इस वाले केस में ये वन टाइम है, तो ये इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम श्री कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसको डिविडेंड मिला है
4800 का, तो वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिविडेंड तो पूरा पूरा टैक्सेबल होना है। उसके बाद कैश वर्थ ₹90,000 वाज फाउंड इन प्राइवेट लॉकर। उसके प्राइवेट लॉकर में ₹90,000 मिले हैं। और द सोर्स नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई हिम, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेक किया और उसके लॉकर में ₹90,000 मिले और उसका सोर्स वो नहीं बता पाया। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, कैश फाउंड इन हिज प्राइवेट लॉकर, इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोलते हैं। और वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। तो 90,000 पूरे पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, उसने हॉर्स रेस में कितना विन किया है, 70,000 उसको मिला है नेट। अब ये देखिए, ये नेट है। तो हम कोई भी अगर हॉर्स रेस में या कोई भी कौन बनेगा करोड़पति में या कोई भी हम इस टाइप की राशि जीतते हैं, तो उसमें वो टीडीएस काट के हमको पेमेंट करता है। वो टीडीएस कितना करता है, 30% करता है। तो इसका मतलब ये जो 70,000 जो हमको मिला है, ये मीनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से जो भी हमको 70,000 रिसीव हुआ है, वो आफ्टर टीडीएस हुआ होगा। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे 70,000 आफ्टर टीडीएस है। तो टीडीएस कितना है, 30%। इसका मतलब ये 70% अमाउंट है। अब ये मान लेंगे अब देखिए यहाँ पर देखिए, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, तो इसमें 70,000 डिवाइड बाई 70 और इंटू 100, मतलब इसको हम 100 बना लेंगे, ग्रोसअप कर देंगे। अगर ये 70% अमाउंट है तो 100% कितना होगा, तो 100% होगा 1 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू हमारी 1 लाख रुपीज़ है। और जो 30,000 जो भी हमारा डिडक्शन हुआ है, वो हम नीचे जब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल टैक्स हमारा आ जाएगा, उसमें से हम फिर माइनस करेंगे कि टोटल टैक्स हमारा 30,000 डिडक्ट हो चुका है। बट इनकम हमको पूरी पूरी टैक्सेबल करनी पड़ेगी। तो 70,000 हमको टीडीएस काट के मिला है, और टीडीएस कितना कटा है, 30%। तो इसका मतलब 70% वैल्यू है। तो इसको हम 100% बना के फिर टैक्सेबल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? उसके बाद है रॉयल्टी फ्रॉम बुक रिटर्न। उसने कोई बुक लिखी है, उस पर उसको रॉयल्टी मिली है 40,000, और उसने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है 4,000 फॉर इस पर्पज। तो इस वाले केस में 40,000 पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4,000 जो उसने उसका जो डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी उसने उस पर्पज के लिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है। तो रॉयल्टी पूरी पूरी टैक्सेबल है। अब नेक्स्ट देखिए, फैमिली पेंशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से उसको एनुअली फैमिली पेंशन 48,000 की मिलती है। 48,000 की उसको फैमिली पेंशन मिल रही है। तो हमने रूल में देखा था, फैमिली पेंशन पहले हम ऐड कर लेंगे 48,000। उसके बाद ये रूल देखिए पहले, डिडक्शंस, सेक्शन 57 में डिडक्शन हमको मिलता था फैमिली पेंशन का, कि 1/3 ऑफ सच इनकम ऑफ 15,000 विच एवरेज लेस। 15,000 रुपये और 1/3 जो भी कम होगा वो डिडक्शन मिल जाएगा हमको एज ए फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन हमको मिल रही है 48,000। एक अमाउंट आ गया 15,000 और सेकेंड अमाउंट आया 48,000 का 1/3, मीन्स 15,984। तो इनमें से जो भी कम होगा, 15,000 कम है तो वो उसका डिडक्शन हमको मिल गया। तो 48,000 माइनस 15,000, तो जो भी कम हुआ वो 33,000, मतलब 48,000 में 15,000 कम हो गए, जो भी आया अमाउंट 33,000 वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर फैमिली पेंशन में। ठीक है, फैमिली पेंशन में हमको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस, हाउस को हमने सब लेट किया है, मतलब कि हम कहीं रेंट पे रहते हैं और हमने फर्दर किसी को रेंट पे दे दिया है, और उससे कितना अमाउंट आ रहा है, 3,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहे हैं, और हम ओनर को 2,000 रुपीज़ पे भी करते हैं। मतलब हमारा पेमेंट भी होता है, क्योंकि हम किसी के यहाँ रह रहे हैं तो हम 2,000 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं, और हमारे पास आता है 3,000 रुपीज़, और हम कुछ रिपेयर का एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं 400। तो इसमें देखिए, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस, उसमें 3,000 इंटू 12, 36,000 हमारा ऐड हो जाएगा। उसमें से कम क्या होगा, रेंट पे ऐड।
हमने 2000 पर मंथ हमने मतलब कि 24,000 हमने रेंट पे किया है और साथ में 400 रुपीज़ हमने कुछ खर्चा किया है। तो 24,400 हमारा 36,000 में माइनस हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना टैक्सेबल होगा? 11,600, क्योंकि हमको इसमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से हमको 1,40,000 मिला है और हमने लॉटरी 150 रुपीज़ की परचेज की थी। मतलब कि हमने 150 की परचेज की और हमारे लॉटरी लगाई, 1,40,000 हमको मिल गए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा। 1,40,000 लॉटरी मिली है हमें और ये मिली होगी 70%, क्योंकि 30% टैक्स कट गया होगा। तो अगर 100% होता तो कितना होता? 2 लाख रुपीज़ होता है। तो 2 लाख रुपीज़ पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो 150 रुपीज़ हमने लॉटरी की टिकट परचेज की थी वो एज ए डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। उसके बाद रेमुनरेशन फ्रॉम आर्टिकल पब्लिश्ड इन ए मैगजीन, मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश करने से हमको कुछ रेमुनरेशन मिला है 4,000, तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, ये पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, हमको कुछ डिविडेंड मिला है 3,000, इंटरिम डिविडेंड मिला है, तो 3,000 हमारा इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। उसके बाद डायरेक्टर फीस, ठीक है, हम डायरेक्टर हैं कंपनी के और हमको कुछ फीस मिल रही है कंपनी से, तो जो भी डायरेक्टर फीस होगी पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी बॉन्ड कुछ है, उसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2,000, तो 2,000 पूरा टैक्सेबल हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या है, इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड ₹15,000, मतलब इंश्योरेंस कमीशन हमको मिला है 15,000। और इंश्योर्ड इन अर्निंग कमीशन उसमें है 2,500। तो इसमें देखिए जो इंश्योरेंस कमीशन मिलता है हमको वो 10% डिडक्शन के बाद मिलता है, मतलब TDS उस पर 10% होता है। तो जो 15,000 हमको मिला होगा वो आफ्टर डिडक्शन मिला होगा 10%। तो जैसे हमने इसको 70% से 100% किया था, वैसे हम 90% से इसको 100% कर देंगे। तो हमारा आ गया 16,667 और माइनस हम कर देंगे 2,500। इस 2,500 का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब कमीशन अर्न करने के लिए हमने टोटल अमाउंट 2,500 इनकर किया है। तो इंश्योरेंस कमीशन 90% हमको मिलता है, उसको 100% कर लेंगे, उसमें से कुछ डिडक्शन ले लेंगे। तो टोटल हमारा 14,167 टैक्सेबल हो गया। अब इस सबको ऐड कर लेंगे, जितना भी ऐड होगा वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? मतलब जो भी हमारे हेड रखे हैं बस इसमें हम ऐड करते जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल है वो देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में भी देखिए हमको फैमिली पेंशन मिल रही है 30,000। तो 30,000 जो फैमिली पेंशन है उसका हम 1/3 करेंगे। 30,000 में 1/3 10,000 आया, और 15,000 इन दोनों में जो भी कम होगा 10,000 माइनस हो जाएगा। तो 30,000 माइनस 10,000 20,000 टैक्सेबल हो गया फैमिली पेंशन में। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से हमने विन किया 70,000। तो 70,000 हमेशा जो भी लॉटरी से मिलता है वो 70% होता है, तो इसको 100% करके 1,00,000 रुपीज़ हमारा टैक्सेबल हो गया। उसके बाद मिला इंटरेस्ट ऑन FD, FD पे 10,000 इंटरेस्ट मिला, 10,000 हमारा टैक्सेबल हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग से हमने जो भी रेंट रिसीव किया है तो 12,000 पर मंथ किया है। ठीक है, 12,000 पर मंथ। ही हैज़ सबलेट 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस और मंथली रेंट ऑफ 6,000, मतलब उसने सबलेट किया है 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ का जो सबलेट किया है उसने वो कितना किया है, 6,000 इंटू 12, तो 72,000 आ गया। और उसमें से इसको लेस रेंट पेड, उसने ओनर को रेंट पे किया है 12,000 इंटू 12 और उसका 1/3, क्योंकि हमने तो 1/3 ही इसको रेंट पे दिया था। तो उसमें से 48,000 माइनस हो जाएगा। और फिर म्यूनसिपल टैक्स कुछ पे किया, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का पे किया, तो सारा कम होके जो भी टैक्सेबल होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा।
उसके बाद आएगा रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट होगा वो इसमें टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल होगा वो। एक एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम भी टैक्स फ्री होती है, तो इसमें भी कोई टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो भी डिविडेंड रिसीव हुआ पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 7,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी इसमें टैक्सेबल नहीं होता है, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। फिर है इंटरेस्ट ऑन किरण विकास, सॉरी किसान विकास पत्र, तो किसान विकास पत्र में हमारा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा 3500। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में जो भी हमारा जो भी हमने लेट आउट किया है, तो प्लांट मशीनरी में हमारा लेट आउट किया है 1,20,000, और उसमें से देखिए कुछ डेप्रिसिएशन, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस और कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो हमारा डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब ये हमने पेमेंट किया है, तो ये पूरा पूरा डिडक्शन मिल गया। तो 1,20,000 हमको लीज मिला है, उसमें से हमने कम कर दिया, तो 1,00,000 रुपीज़ हमारा टैक्सेबल हो गया। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 2,65,100 हो गया। ठीक है। और इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी से कुछ नहीं है इसका। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,000 मिला था उसको, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ऐड हो गया है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यहाँ पर कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था इसको 12,000। ठीक है, तो 12,000 यहाँ ऐड हो गया। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने यहाँ निकाला था, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। तो टोटल ग्रोस टोटल इनकम इसकी आ गई 3,37,100। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। आज का हो गया हमारा टॉपिक, हमने प्रैक्टिकल देख लिया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अब नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे। सर पिछले क्लास के नोट्स शेयर कर देना हाँ सर, मैं पूरे नोट नहीं शेयर आए कर थे। देता हूँ आज, सारे शेयर तीन कर, तीन चार के नहीं हुए शायद। मैं पूरे कर देता हूँ आज। थैंक यू सर। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट। यू टू सर। ओके, थैंक यू।